हेलो लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा डीएनए रेप्लिकेशन। आज की क्लास में हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में सारी बातें जानेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, हमारी बॉडी डीएनए रेप्लिकेट क्यों करती है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, हमें डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जिसमें हम बात करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए को रेप्लिकेट करना। रेप्लिकेशन यानी कि किसी भी चीज़ की रेप्लिका बनाना। रेप्लिका यानी कि कॉपी बनाना। अगर हम कॉपी बना रहे हैं, इसका मतलब कि ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। इस सेल को डिवाइड करना था। जब इस सेल को डिवाइड करके दो नए डॉटर सेल्स बनाएगा, तो इस सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो भी डिवाइड होगा, जो ऑर्गेनेलीज थी वो भी डिवाइड होंगी। सारी चीज़ें दो दो बन के और दो नए सेल्स बनाएंगी। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब इस डायग्राम में जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पहले हमने एक डीएनए स्ट्रैंड लिया, पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर दिया, जो ब्लू स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहे हैं। और इस ब्लू स्ट्रैंड को टेम्पलेट मान के एक नया रेड कलर का स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया। ये फर्स्ट जनरेशन में हुआ। जब यही आगे ट्रांसफर हुए तो एक ब्लू और एक रेड स्ट्रैंड, ब्लू और रेड स्ट्रैंड ये सेम रहे और एक एक नया रेड स्ट्रैंड और सिंथेसाइज हो गया। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर डीएनए रेप्लिकेट होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन। अब हम इसके बाद देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन क्यों होता है। डीएनए रेप्लिकेशन करवाने की एक बहुत ही बेसिक नीड ये है कि जीनोम की कॉन्टिन्यूटी को हमें मेंटेन करना है। अगर एक पेरेंट स्पीशी से उसका जेनेटिक मटेरियल उसकी डॉटर स्पीशी के अंदर पास ऑन नहीं होगा, तो उसके बॉडी का सिस्टम डेवलप कैसे होगा? क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है, वही तो आगे इन्फॉर्मेशन बताता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसी के अंदर जो सेट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, अमीनो एसिड होंगे, उनसे प्रोटीन्स बनेंगे और सारा सिस्टम चलेगा। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तो जीनोम के अंदर ही स्टोर्ड है। और अगर वो जीनोम आगे उनकी डॉटर न्यूक्लियाई में पास ऑन करना है, तो उसके लिए हमें उसकी रेप्लिकास बनानी पड़ेंगी, उसकी कॉपीज़ बनानी पड़ेंगी। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस किया जाता है टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ जीनोम अक्रॉस डिफरेंट जनरेशंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हेन डज डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। डीएनए रेप्लिकेशन जब हमारी सेल साइकिल होती है, तो सेल डिवाइड करता है 4 फेजेस के अंदर। सेल डिवीजन के 4 फेजेस होते हैं, G1, S, G2 एंड M। उसके अंदर जब S फेज आता है, तो हमारे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि G1, S और G2 फेज में होने वाले मेन इवेंट्स को मेंशन किया गया है। S फेज का मेन इवेंट होता है डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। उससे पहले G1 फेज के अंदर सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, वो एंजाइम्स और प्रोटीन्स प्रिपेयर होते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आगे जिन- जिनकी आगे ज़रूरत होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू रेप्लिकेट अ डीएनए। बेसिकली दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, डीएनटीपीज एंड प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन। डीएमटीपीज होते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस अलग अलग होंगे, जैसे हमने यहाँ डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, टायरोसिन, थाइमीन। ये चारों जो अलग अलग टाइप के नाइट्रोजनस बेसेस हैं, इनसे हमें अलग अलग टाइप के डीएनटीपीज मिल जाएंगे। इनके अंदर 3 फॉस्फेट के ग्रुप्स होते हैं। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, वो हमें चाहिए होती है प्राइमर और टेम्पलेट का जंक्शन। प्राइमर होता है, जो हमारी बॉडी में प्राइमर होता है, वो आरएनए का होता है। बिकॉज़ हमें हमारा जो डीएनए है, वो डी नोवो सिंथेसिस नहीं कर सकता। अपने आप उसकी कहीं से भी वो स्टार्ट नहीं कर सकती अपने सिंथेसिस। उसको स्टार्टिंग में एक प्राइमर की नीड होती है, जो 3 प्राइम ओएच फ्री ग्रुप प्रोवाइड करते हैं, जिसके ऊपर जिसके आगे जो डीएनए है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। और ये टेम्पलेट्स, जो नीचे वाला स्ट्रैंड आप देख पा रहे हैं, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड एक ऐसे स्ट्रैंड की तरह काम करता है, जिसके ऊपर जो ये हमारा
टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होगा जिससे आगे बनने वाले डीएनए को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो किस ऑर्डर में लगेंगे। जैसे यहाँ साइटोसिन है तो जो इसके सामने बेस लगेगा वो ग्वानिन होगा। जी है तो उसके आगे सी आएगा, टी है तो उसके आगे ए आएगा। ये ऑर्डर कैसे पता चलेगा? इस ऑर्डर की कंफर्मेशन के लिए टेम्पलेट स्ट्रैंड का होना ज़रूरी है। और क्योंकि एक टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ सिंथेसाइज कर रहे हैं, इसी से जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है, ये चीज़ आप यहाँ से और डिटेल में देख पा रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि जो ये डीएनटीपीज हैं, ये कैसे आकर के अटैच हो रही हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ये यहाँ तक आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइमर है, नीचे टेम्पलेट स्ट्रैंड है। प्राइमर के पास 3 प्राइम ओएच ग्रुप था। एक फ्री डीएनटीपी आया। फ्री डीएनटीपी के पास यहाँ 3 फॉस्फेट ग्रुप्स थे, 1, 2 एंड 3। जो फ्री 3 प्राइम ओएच ग्रुप है, वो अल्फा, ये जो फर्स्ट वाला होता है अटैच, इसको हम अल्फा बोलते हैं। वो अल्फा फॉस्फोराइल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा और वो अटैक करके न्यूक्लियोफाइलाइट अटैक करके बचे हुए बीटा और गामा, इन दोनों फॉस्फेट ग्रुप्स को यहाँ से रिमूव करवा देगा। और ये रिमेनिंग जो पोर्शन है वो यहाँ पे, जैसे यहाँ एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है तो वो थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा और यहाँ अटैच हो जाएगा। ऐसे ही करके एक एक डीएनटीपी आता जाएगा और आगे एक लंबा स्ट्रैंड बनता जाएगा। अब जो ये पायरोफॉस्फेट, जो दो फॉस्फेट ग्रुप्स थे जो अटैच थे, ये जो रिमूव हुए थे पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम की मदद से दोनों को अलग कर दिया जाएगा। इन्हें अलग करने का रीज़न ये है क्योंकि ये एक बहुत हाई एनर्जी बॉन्ड होता है इनका। तो जब इन दोनों का ब्रेक डाउन करवाते हैं तो एक एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी के कारण क्या होता है कि एक फ्री एडिशनल एनर्जी हमें मिलगी। वो फ्री एनर्जी इसलिए ज़रूरी है ताकि डीएनए का सिंथेसिस स्मूथली चल सके। डीएनए की जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो हमें मिल सके। अब जैसे ये यहाँ पे था और ये अटैच हो गया, नेक्स्ट डायग्राम में आप इजीली देख पा रहे हैं कि एक नया यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड आके अटैच हो चुका है और ऐसे ही एक एक करके आगे जुड़ते जाएंगे और पूरा एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएगा। अब हम मेन बात के ऊपर आते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन आखिर होता कैसे है। हाउ डज अ डीएनए रेप्लिकेट, और वो पूरा प्रोसेस हम अलग अलग स्टेप्स के फॉर्म में आगे पढ़ेंगे और देखेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड होता है। द फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन, जिसके अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होने की शुरुआत होती है। द सेकेंड स्टेप इज इलोंगेशन। इलोंगेशन में जो ऑलरेडी सिंथेसिस शुरुआत हो चुकी है वो और आगे बनता है डीएनए, उसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया जाता है। थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन, जहाँ पे रोक दिया जाता है कि हाँ हमें जितनी नीड थी उतना डीएनए पूरा जीनोम रेप्लिकेट हो चुका है और अब सिंथेसिस का जो हमारा प्रोसेस है उसे ख़त्म कर दिया जाए। इन 3 स्टेप्स के अंदर हम पूरे डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को पढ़ेंगे। इस डायग्राम में आप एक बहुत ही बेसिक सी रेप्लिकेशन फोक देख पा रहे हैं। इससे आपको ये देख के एक और अलग चीज़ आपको इजीली समझ आ जाएगी कि जैसे कि इसके अंदर एक इस डायरेक्शन में बन रहा है, एक इस डायरेक्शन में बन रहा है डीएनए सिंथेसाइज, दोनों के अंदर चल रही है। तो इस चीज़ के लिए हम ये भी कह देते हैं कि हाँ भाई हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो बाय डायरेक्शनल प्रोसेस है। दोनों तरफ हमारी जो है डीएनए की सिंथेसिस चल रही है। ठीक है, ये एक रेप्लिकेशन फॉर्क इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। रेप्लिकेशन फॉर्क, अब जो डीएनए होता है उसका सिंथेसिस हमेशा थंब रूल है कि 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगा। तो ये आपकी 5 प्राइम पोजीशन थी और इसके ऊपर जो यहाँ पे डीएनए बनेगा वो ऑलरेडी यहाँ पे कि 3 प्राइम दिखा रहा है। 3 प्राइम है तो यहाँ पे 5 प्राइम, अपोजिट एंटी पैरेलल नेचर होता है क्योंकि हमारे जो डीएनए है उसका, ये जो फर्स्ट स्ट्रैंड है ये लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट है क्योंकि यहाँ पे तो एक बार आके हमारा प्राइमर लग गया और उसके बाद वो बनाए जा रहे हैं क्योंकि वो चीज़ जो है हमारी डायरेक्शन को फेवर कर रही है। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड के केस में ऐसा नहीं होता है। लैगिंग स्ट्रैंड के केस में जो डीएनए की सिंथेसिस होती है वो फ्रेगमेंट्स में होती है और ये इस वजह से होता है क्योंकि जो प्राइमर की डायरेक्शन है वो इसके अंदर इफेक्ट रोल प्ले करती है, इस वजह से फ्रेगमेंट्स के अंदर बनता है और उनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। पूरा डिटेल में हम इसे अभी आगे स्टडी करेंगे। अब हम एक थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड डायग्राम देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, जो रेप्लिकेशन फोक है उसका। इसमें आपको अलग अलग एंजाइम्स देखने को मिल जाएंगे जो इसके अंदर रोल प्ले कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा एंजाइम जो इसके अंदर हमें चाहिए वो होता है हेलिकेज।
हेलिकेज़ क्या करता है कि जो हमारे न नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में बॉन्ड्स बने हुए थे, जैसे ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इन्हें ब्रेक डाउन करवाने का काम करता है ताकि जो डीएनए है वो ईज़िली ओपन अप हो सके और आगे जो सिंथेसिस है वो हो सके, सिंगल स्ट्रैंड हो सके, ताकि इनका जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, उसको इसने अब सिंगल स्ट्रैंडेड के अंदर कन्वर्ट कर दिया एक तरीके से उस पोर्शन के अंदर जहाँ पे फिलहाल हमने शुरू किया है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए हेलिकेज़ आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि प्राइमेज़ आता है। प्राइमेज़ एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए की सिंथेसिस के लिए जो हमें आरएनए प्राइमर चाहिए होता है, उसकी सिंथेसिस करवाता है। आरएनए प्राइमर कुछ नहीं बल्कि एक 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड है और वो उसके एंड में हमारे पास एक 3 प्राइम ओएच का फ्री ग्रुप होता है, जिसके ऊपर की नए डीएनटीपीज़ आके अटैच होते हैं और हमारी सिंथेसिस शुरू हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो थर्ड एंजाइम जिसकी हमें ज़रूरत होती है, वो होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करते हैं कि ये जो डीएनए हेलिकेज़ ने ब्रेक तोड़ तो दी है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उसके बाद ये क्या करते हैं कि इसे पकड़ के रखते हैं, जो अभी सिंगल स्ट्रैंड बन चुका है, उसे पकड़ के रखेंगे ताकि वो वापस यहाँ पे आपस में बॉन्ड्स ना बना ले। अदरवाइज़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो वापस बन जाएँगे जब तक डीएनए रेप्लिकेशन होगा और आगे प्रोसेस चलेगा। अगर तब तक इन्होंने इसको पकड़ के नहीं रखा तो वो वापस बॉन्ड्स बना लेगा और हेलिकेज़ ने जो काम किया उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। इसलिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स आप नाम से भी समझ सकते हैं कि सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को बाइंड करके रखते हैं। अब इन सब बातों से आपको एक बेसिक आइडिया हुआ होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर हम किन-किन चीज़ों के बारे में या जो ये कॉमन नाम्स जो आगे आएँगे, उनके बारे में अब आपको पता चल गया होगा। अब हम थोड़े डिटेल वर्ज़न में जाते हैं, जिसमें हम शुरुआत करते हैं इनिशिएशन से। इनिशिएशन यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत कहाँ होगी? अब अगर आपकी बॉडी को आपके सेल को कहीं पे भी कोई भी एक ऐसा सेल है जिसको रेप्लिकेट करना है, अपना डीएनए जीनोम रेप्लिकेट करना है और आगे प्रोसेस कंटिन्यू करवाना है। तो जो इतना बड़ा डीएनए है, जैसे अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो सर्कुलर डीएनए जो प्रेज़ेंट है, उसके अंदर आप कहीं पे भी तो रेप्लिकेशन करवा नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि अपनी मर्ज़ी से कि कहीं पे भी शुरू कर दें। इस वजह से हमारे को स्टडीज़ में ये देखने को मिलता है कि कुछ स्पेसिफिक रेप्लिकेशन के लिए साइट्स होती हैं, जहाँ पर के हमारा जो रेप्लिकेशन है वो शुरू होता है। उन साइट्स को हम बोलते हैं ओराई साइट्स, जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, रेप्लिकेशन का ओरिजिन यानी रेप्लिकेशन की शुरुआत हो जहाँ पे, वो वाली साइट्स होती हैं ओराई साइट्स। अब ओराई साइट्स जो होती हैं, वो रेप्लिकेटर सीक्वेंस जो होता है डीएनए के अंदर, उसके अंदर एक पार्ट है। रेप्लिकेटर सीक्वेंस है डीएनए का, उसके अंदर एक थोड़ा सेक्शन है ओराई साइट का और रेप्लिकेटर सीक्वेंस के अंदर डीएन जो इनिशिएटर है उसको बाइंड करने की साइट भी है और उसके आगे एटी रिच सीक्वेंस भी है। एटी रिच सीक्वेंस जहाँ से कि जो टूट सकेगा इजीली, क्योंकि दो डबल बॉन्ड्स है, ए और टी के बीच में तो दो बॉन्ड है, जी और सी के बीच में तीन बॉन्ड्स है, इजी किसको होगा तोड़ना, ज़्यादा ए टी वाले को। तो जहाँ पे हमें ये है कि भाई डबल स्टैंडर्ड को ब्रेक करके हमें सिंगल स्टैंडर्ड बनाना है, वहाँ पे क्या होगा कि एटी रिच सीक्वेंस ज़्यादा होगा, इसीलिए उस वाली साइड को फेवर किया जाएगा। ठीक है, अब हम एक डायग्राम में देखते हैं ये चीज़। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखाया गया है जिसके अंदर की आपको ये ग्रीन पोर्शन में रेप्लिकेटर सीक्वेंस दिख रहे हैं। रेप्लिकेटर सीक्वेंस हमने बताई दिया 80 रेट सीक्वेंस है। इसके अंदर एक छोटी साइट है। मान लो कि रेप्लिकेटर सीक्वेंस इतना लंबा है तो इसके अंदर कुछ एक पोर्शन है जिसको हम कह रहे हैं कि हाँ ओराई साइट है। उसके अलावा इसके अंदर 9 मोटिव है और 13 मोटिव है। इसके 5 रिपीट्स होते हैं, 13 मोटिव के 3 रिपीट्स होते हैं, इसके 3 रिपीट्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं रेप्लिकेटर के अंदर। अब हमारा इनिशिएटर आएगा। इनिशिएटर आके बाइंड करेगा रेप्लिकेटर के ऊपर। इनिशिएटर बाइंड करता है 9 मोटिव के ऊपर। 9 मोटिव पे एक बार आया और इनिशिएटर ने बाइंड कर लिया। अब उसके बाद जो बाइंडिंग होएगी उसके बाद वो क्या करते हैं कि जो 13 मोटिव वाला जो पोर्शन होता है, वहाँ से डीएनए की एक तरीके से मेल्टिंग करनी शुरू कर देते हैं, ताकि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो उस पोर्शन से ओपन होके और सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो सके। यानी कि मान लो यहाँ पे इसने थोड़ी-सी मेल्ट करवा दिया, अगर हम एक नॉर्मल उसमें देखें, तो ये बीच का उसने मेल्ट करवा दिया और अब यहाँ पे रेप्लिकेशन बबल की फॉर्मेशन होगी और आगे जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का वो चल सकता है। ये सारा प्रोसेस हुआ और इसके बाद ही हमने देख लिया कि हाँ भाई 2 कॉपीज़ बन गए। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स के केस में जो ये इनिशिएटर होता है डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन।
ये जो है ये एक इनिशिएटर की तरह काम करता है। अब ये जो डीएनए ए प्रोटीन होता है, डीएनए ए प्लस जो अभी हमने देखा कि यहाँ पे इन्होंने मेल्ट करवा के डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन बना दिया, एक रेप्लिकेशन बबल की फॉर्मेशन कर दी। तो वो जो सिंगल स्ट्रैंडिंग डीएनए होगा, ये दोनों मिलके रिक्रूट करेंगे किसको? हेलिकेज़ को। हेलिकेज़ अभी हमने देखा ही था, क्या कर रहा था हेलिकेज़? ये आके जो हमारे बेसेस हैं, उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने का काम कर रहा था, ताकि डीएनए ओपन अप हो सके। ठीक है? तो यहाँ से शुरुआत हुई कि इससे हमें ये पूरा समझ में आया कि कैसे जो डीएनए के रेप्लिकेशन में इनिशिएशन का प्रोसेस है वो कैसे शुरू होता है और कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन कहीं से स्टार्ट होता है। अब जब इनिशिएशन हो चुका है, हमने ये देख लिया है, ये सारी चीज़ें आ गई कि भाई प्राइमर भी हमारे पास आ गया। हमने प्राइमर अटैच करवा दिया, डीएनए बनना शुरू हो गया, एसएसबी प्रोटीन्स आ गए, इन्होंने सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन को रोक के रखा हुआ है, हेलिकेज़ आ चुका है, बॉन्ड्स टूट चुके हैं। तो इसके बाद अब हमें देखना है कि जो हमारा इतना बड़ा जीनोम है, चाहे प्रोकैरियोट्स के केस में है, चाहे यूकैरियोट्स के केस में है, इतने लार्ज साइज़ ऑफ जीनोम को रेप्लिकेट करना है। तो अगर ऐसे चलेंगे तो उसके लिए एक एंजाइम हमें ऐसा भी चाहिए होगा जो इस प्रोसेस की इफ़ेक्टिविटी को, इस प्रोसेस की एक्यूरेसी को और इस प्रोसेस की स्पीड को इंक्रीज़ कर सके और इस प्रोसेस को इफ़ेक्टिवली कंडक्ट करवा सके। इस चीज़ के लिए हम एंजाइम्स का यूज़ करते हैं जिन्हें बोला जाता है डीएनए पॉलीमरेसेज़। अब हम इसके बाद पहले देखेंगे कि डीएनए पॉलीमरेसेज़ काम कैसे करते हैं और उनकी क्या इसके एक्टिविटी बाद जो होती है। डीएनए पॉलीमरेसेस हैं उनके रोल फंक्शंस इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन का प्रोसेस ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप लर्निंग।